नमस्ते। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसी लड़ाई की जिसने ये तय कर दिया कि अगले 200 साल भारत पर कौन राज करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक युद्धों की। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि यूरोप की दो ताकतों की लड़ाई जो हजारों मील दूर हो रही थी, वो भारत की किस्मत का फैसला कैसे कर सकती थी। है ना अजीब। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बस कुछ बेसिक सवालों के जवाब चाहिए। कौन, क्या, कहां और कब। तो मैदान में आमने सामने कौन थे? एक तरफ थे अंग्रेज, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और हां, ये सिर्फ नाम के व्यापारी नहीं थे, ये तो अपने अपने देशों की ताकत का प्रतीक थे। भारत की दौलत, यहाँ के मसालों और कपड़ों पर कब्जे की जो होड़ थी, उसने इन्हें यहां भी जानी दुश्मन बना दिया था। अच्छा, तो ये लड़ाई हुई कहां? यूरोप में नहीं, बल्कि हमारे अपने दक्षिण भारत में। जी हां, कर्नाटक का इलाका। देखिए, उस वक्त मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तो वहां का माहौल थोड़ा अस्थिर था। ऊपर से बंदरगाहों की वजह से व्यापार के लिए ये जगह सोने की चिड़िया थी। बस दोनों ताकतों को अपनी अपनी किस्मत आजमाने का खुला मैदान मिल गया। और ये लड़ाई चली कब तक? देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक लंबा, बहुत लंबा संघर्ष था। सोचिए, 1746 से शुरू होकर 1763 तक, पूरे 17 साल, एक पूरी पीढ़ी ने यह जंग भारत की जमीन पर देखी। तो लीजिए, सारी कड़ियां जुड़ गईं। अंग्रेज और फ्रांसीसी दक्षिण भारत में 1746 से 1763 के बीच, इनके बीच जो तीन बड़ी लड़ाइयां हुई, उसी पूरी सीरीज को हम कहते हैं कर्नाटक युद्ध। सिंपल। ठीक है, तो अब जरा इस जंग के अलग अलग राउंड्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले दौर की, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये चला 1746 से 1748 तक। और इसकी वजह बड़ी मजेदार है। असल में लड़ाई भारत की थी ही नहीं। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया की गद्दी के लिए। अब जब वहां तलवारें खींची, तो यहां भारत में बैठी उनकी कंपनियों ने भी एक दूसरे पे हमला बोल दिया। मतलब यूरोप की आग की लपटें सीधी भारत तक आ पहुंची। पर क्या लगता है, बात यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। ये शांति तो बस तूफान के पहले की शांति थी। अब फिर शुरू हुआ दूसरा राउंड, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये चला 1749 से 1755 तक। इस बार लड़ाई की वजह यूरोप में नहीं, बल्कि यहीं भारत में थी। हुआ ये कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगहों पर नवाब का पद खाली हो गया और गद्दी के लिए कई दावेदार खड़े हो गए। बस अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को तो मानो मौका ही मिल गया। उन्होंने एक एक दावेदार को पकड़ा, उसे सपोर्ट किया और असल में उनकी आड़ में अपनी ही जंग लड़ते रहे, जिसे कहते हैं ना, एक क्लासिक प्रॉक्सी वॉर। और फिर आया तीसरा और फाइनल राउंड। ये लड़ाई 1763 में जाकर खत्म हुई। ये भी असल में यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा थी। पर इस बार नतीजा बिल्कुल साफ था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ऐसी मात दी कि भारत में एक बड़ी ताकत बनने का उनका सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। और बस, अंग्रेजों के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो गया। तो ये तारीख है, ये लड़ाइयां, इन सब के पीछे का असली मतलब क्या है? भारत के लिए इस जंग के मायने क्या थे? तो ये कहानी थी यूरोप की दुश्मनी की, जिसका अखाड़ा बना भारत। लेकिन सवाल यह है कि असली इनाम क्या था? क्या सिर्फ व्यापार पर कंट्रोल, या कुछ इससे भी बड़ा? जरा सोचिए, क्या यही वो लम्हा था जब भारत की किस्मत का सौदा हो रहा था, जब एक ट्रेडिंग कंपनी एक साम्राज्य बनने की तरफ अपना पहला सबसे अहम कदम बढ़ा रही थी? भारतीय इतिहास में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसी जबरदस्त शक्ति जिसने अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी रणनीति के दम पर पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के शानदार उदय और उसके पतन की कहानी की। तो सोचिए, जब मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत पर था, अपने चरम पर, तो ऐसी कौन सी शक्ति थी, किसने हिम्मत की उन्हें सीधे तौर पर चुनौती देने की? वो थे मराठा। अपने पीक पर, मतलब जब वो अपनी सबसे ऊंची उड़ान पर थे, तो ये साम्राज्य भारत के इतने बड़े हिस्से में फैला हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर ये साम्राज्य इतनी बड़ी ताकत बना कैसे, और फिर इसका पतन क्यों हुआ? चलिए इसी कहानी को समझते हैं। इस पूरे विशाल साम्राज्य की नींव वो एक अकेले दूरदर्शी इंसान ने रखी थी, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। पता है, मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी को क्या कहता था? पहाड़ी चूहा।
शायद वो मजाक उड़ा रहा था, पर सच तो ये है कि ये नाम अनजाने में ही शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत को बता गया, उनकी शानदार गुरिल्ला युद्ध नीति। वो पहाड़ों से बिजली की तरह हमला करते और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। इतनी बड़ी मुगल सेना भी बस देखती रह जाती थी। लेकिन शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, वो एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की, मतलब 8 मंत्रियों की एक काउंसिल, जो बिल्कुल आज की कैबिनेट सिस्टम जैसी थी। सोचिए उस जमाने में इसमें प्रधानमंत्री यानी पेशवा थे, फाइनेंस मिनिस्टर यानी अमात्य थे, फॉरेन मिनिस्टर यानी सुमंत भी थे। हर विभाग का एक हेड, ताकि शासन एकदम मक्खन की तरह चले। अब देखिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही, तो शिवाजी ने इसके लिए एक बड़ा ही स्मार्ट रेवेन्यू सिस्टम बनाया था। इसमें 2 खास टैक्स थे। एक था चौथ, जो पड़ोसी इलाकों से 25% टैक्स लिया जाता था, इस वादे के साथ कि मराठा उन पर हमला नहीं करेंगे और दूसरों से उनकी रक्षा भी करेंगे। और दूसरा था सरदेशमुखी, जो 10% का एक्स्ट्रा टैक्स था। शिवाजी के बाद साम्राज्य में सत्ता का केंद्र धीरे धीरे बदलने लगा। एक ऐसा बड़ा बदलाव आया जिसने मराठा शक्ति को उसके शिखर तक पहुंचा दिया, और ये दौर था पेशवाओं के उदय का। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, मतलब असली जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो छत्रपति यानी राजा के हाथ से निकलकर सीधे वंशानुगत प्रधानमंत्रियों यानी पेशवा के हाथ में आ गई थी। इस परंपरा की शुरुआत की बालाजी विश्वनाथ ने, फिर उनके बाद आए उनके बेटे बाजीराव प्रथम, और फिर बालाजी बाजीराव जैसे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली पेशवा। अगले कई दशकों तक बस इसी एक परिवार की महत्वाकांक्षा ने मराठा साम्राज्य की किस्मत लिख दी। इस दौर की मिलिट्री पावर को समझना है ना, तो बस एक नंबर याद रखिए, 41। कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने 41 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। कमाल है ना, उनकी स्पीड और स्ट्रैटेजी का कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां साम्राज्य का विस्तार थम सा गया और उसमें दरारें साफ साफ दिखने लगीं। साल था 1761, जगह थी पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये एक बहुत ही विनाशकारी हार थी। इस एक लड़ाई ने न सिर्फ नॉर्थ इंडिया में मराठों का विस्तार रोक दिया, बल्कि उनकी इज्जत को, उनकी प्रतिष्ठा को ऐसा गहरा धक्का दिया जिससे वो फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ पानीपत की हार ही पतन का कारण थी? देखिए, इतिहासकार जेम्स ग्रांट कुछ और ही मानते हैं। उनका कहना है कि एक काबिल राजकुमार थे माधवराव प्रथम, उनके वक्त से पहले मौत हो गई। ये मौत मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत की लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। क्यों? क्योंकि उनकी मौत के बाद अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला होना शुरू हो गया। ये अंदरूनी लड़ाई कितनी भयानक थी, इसका एक उदाहरण 1773 की एक घटना से मिलता है। पेशवा नारायण राव की हत्या उनके अपने ही चाचा रघुनाथ राव ने करवा दी थी। एक कहानी ये भी है कि उनकी आत्मा आज भी काका माला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ, पुकारती है। अब सोचिए, जब गद्दी के लिए ऐसी खूनी लड़ाइयां होने लगे तो साम्राज्य का क्या होगा? वो अंदर से खोखला तो होगा ही। और ठीक जब मराठा शक्ति अंदर से कमजोर हो रही थी, उसी वक्त एक नया, बहुत ही अनुशासित और मौकापरस्त दुश्मन सामने आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से शुरू होता है इस साम्राज्य की कहानी का आखिरी चैप्टर। देखिए, मराठा साम्राज्य का अंत कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये दशकों तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी जो 3 बड़े युद्धों के रूप में सामने आई। इन्हीं एंग्लो मराठा वॉर्स के जरिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से अपनी पकड़ बना ली। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? फिर वही बात, मराठों की आपसी फूट से। जब पेशवा पद के लिए रघुनाथ राव ने, याद है, वही चाचा, अंग्रेजों से मदद मांग ली, तो बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्हें मराठा पॉलिटिक्स में सीधा दखल देने का मौका जो मिल गया था। पहले युद्ध में कोई साफ साफ जीता तो नहीं, पर इसने आने वाले बड़े संघर्ष की नींव रख दी थी। दूसरे युद्ध में करानी पूरी तरह बदल गई। एक ट्रीटी हुई, बसीन की संधि। ये एक सब्सिडियरी अलायंस थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पेशवा को अब ब्रिटिश सैनिकों को अपने यहाँ रखना होगा और अपना काफी इलाका भी उन्हें देना होगा। असल में ये अपनी आज़ादी को बेचने जैसा था। जाहिर है, इस संधि से दूसरे मराठा सरदार बहुत नाराज हुए, लेकिन वे भी हार गए। और फिर आया तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध। इसके बाद एक पूरे युग का अंत हो गया। पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया
और आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर दूर भेज दिया गया और इसी के साथ मराठा साम्राज्य ऑफिशियली खत्म हो गया। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या मराठा साम्राज्य सिर्फ अंग्रेजों की वजह से खत्म हुआ, या फिर उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों और फूट ने बहुत पहले ही उनकी किस्मत तय कर दी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमें हमेशा सोचने पर मजबूर कर